Welcome to the second part of session 1. तो आज हम बात करने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन अ स्टोर। तो आप जानते ही हैं कि प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी तरह सजाए जाने चाहिए। So the products from different manufacturers are displayed in retail stores. These products are arranged in a systematic manner in shelves based on the space provided in the store. तो आपने अपने लेवल 2 में डिस्कस किया था कि कैसे हमारे पास स्पेस कंस्ट्रेंट्स होती हैं और उसमें हमारे रिटेलर कैसे अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से सजा पाते हैं, उसमें सेलिंग और नॉन सेलिंग एरियाज का बैलेंस करके कैसे कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स सजाते हैं। So the display of goods is prioritized on the basis of the manufacturer's competitiveness, as some of them buy the display window section and the floor space to promote their products. तो आपके कई बारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो रिटेल स्पेस ले लेती हैं, खरीद लेती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा दर्शाएं। So what is the need for arranging products? Product arrangement in the retail store is a critical element for the success of a retail store. तो आपके प्रोडक्ट्स कैसे सजाए गए हैं, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, उस पे ही डिपेंड करता है आपके सेल्स कितने होंगे। तो the products are divided section wise, giving a clear view of all the products available in the store and make it easy for the customer to pick up the products as they move in the store. तो आपका रिटेल स्टोर अच्छे से सेक्शन वाइज डिवाइड किया जाता है ताकि कस्टमर्स जो आए वो देख सकें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं डिस्प्ले पे और उनको जो खरीदना है वो आराम से खरीद सकें। So the arrangement of the products in this manner also improves the profit of the retail store. तो प्रोडक्ट्स को हम अरेंज या रीअरेंज करते हैं ताकि हमारे पास आए रिपीट कस्टमर्स बार बार लौटे हमारे पास। So the basic reason for companies to rearrange products is to give their stores a fresh look. This keeps current customers coming back to the store. तो रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट से कस्टमर्स को ज्यादा प्रोडक्ट्स दिखते हैं, वो बार बार लौटते हैं और बार बार आते हैं, सामान खरीद के जाते हैं, तो सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ता है। दूसरा, आपके सेल्स प्रमोशन भी आप कर सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ स्टॉक से आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो वो खरीद के भी जाते हैं। फिर आपके ब्रांड इमेज, इसकी वजह से भी आप अपने प्रोडक्ट्स को रीअरेंज कर सकते हैं। आप उसको हर 15 दिन, हर महीने उसको अच्छे से अगर आप सजाते रहेंगे, कलर स्कीम्स को बदलते रहेंगे, तो न्यू एंड फ्रेश स्टाइल्स ऑफ प्रोडक्ट अरेंजमेंट से कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। और सीजनल डिस्प्लेस भी होते हैं जिसमें कस्टमर्स को सीजन वाइज प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए, विंटर में विंटर के प्रोडक्ट्स, समर में समर के प्रोडक्ट्स, रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को रीअरेंज करते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है प्रोडक्ट्स को अरेंज करने का? The process of arranging products in a retail store is affected by the store plan choice. आपके कौन से तरीके का स्टोर लेआउट है? आपको याद होगा हमने लेवल 2 में भी अलग अलग तरीके के फ्लोर प्लान्स डिस्कस किए थे। फिर आपके स्टोर का साइज कितना है, कितना बड़ा स्टोर है, कितना छोटा स्टोर है, आप वहां पे क्या प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, और कस्टमर फोकस आपको कितना चाहिए उस प्रोडक्ट पे, आप उस हिसाब से प्रोडक्ट सजाएंगे। अगर आप जानते हैं जैसे नमक जैसा प्रोडक्ट है, कस्टमर तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा, तो आपको उसको ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। पर कोई प्रोडक्ट है जो नया आया है मार्केट में, आप चाहते हैं कि बिक्री ज्यादा हो, वो आप आगे सजाएंगे। So there are certain ways to focus upon arranging a product. तो सबसे पहले तो हमारा फ्लोर प्लान आ जाता है। स्ट्रेट फ्लोर प्लान, इसमें रिटेलर जो है प्रोडक्ट्स को स्ट्रेट लाइन में डालता है। ये ज्यादातर इंडिया में बहुत यूज होता है। इसको आप अपने क्लासरूम की तरह, जहाँ पे डेस्क एंड चेयर्स सजाए जाते हैं रोज एंड कॉलम्स में, वैसे भी समझ सकते हैं। दूसरा है डायगोनल फ्लोर प्लान, जहाँ पे सब कुछ तिरछा तिरछा रखा जाता है। ये फ्लोर प्लान जो है, इसमें
ज्यादा विजिबिलिटी होती है फॉर स्टोर स्टाफ एंड कस्टमर्स, और इसको ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती। फिर एंगुलर फ्लोर प्लान है, ये आपके हाई वैल्यू हाई एंड रिटेलर्स के पास यूज होता है, और ये एक तरह से सर्कुलर फॉर्मेट में होता है, स्पेशियस लुक देता है, और ये आपके कम प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो पाते हैं। फिर ज्योमेट्रिक फ्लोर प्लान है, जहाँ पे रैक्स एंड फिक्चर्स से आपका एक अलग तरीके से आप फ्लोर प्लान बना सकते हैं, एक तरह से आपका ज्योमेट्रिक फिगर्स में। और ये लेआउट जो है ट्रेंडी प्रोडक्ट्स लाइक कॉस्मेटिक्स, वॉचेस, इन सब के लिए यूज होता है। तो आप एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है द प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको मालूम है कि कस्टमर्स जो है वो आते हैं आपके स्टोर में, तो वो क्या चाहते हैं, आपको क्या रखना चाहिए जो वो अट्रैक्ट हो, जो वो आए और खरीद के जाए। तो सबसे पहले कस्टमर सेल्स एसोसिएट के पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिटेल स्टोर के बारे में, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेच रहे हैं। साथ ही में स्टोर मैनेजर या सुपरवाइजर से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले, स्टॉक को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे सजाना है, वो भी समझना है। और जो स्टोर मैनेजर है वो एलोकेट करता है प्रोडक्ट सेक्शंस हर सीएसए को। तो उसमें जैसे वेजिटेबल सेक्शन हो सकता है, हाउसकीपिंग मटेरियल सेक्शन हो सकता है, स्टेशनरी सेक्शन, क्लोथ सेक्शन हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में उसे अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, और पूरा रिकॉर्ड उसे रखना चाहिए, स्टॉक में कितना है, कितना बिका, ये सारा ट्रैक रखना चाहिए। साथ ही में जो सीएसए है उसके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट जो उसको मिला गया है, और उसके पास स्किल्स होनी चाहिए टू सेल इट टू द कस्टमर्स। तो आइए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डैश इज द एक्ट ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिटर्न फॉर मनी। Sales. Dash refers to a sales quote which is prepared in the form of performa invoice. तो ये है आपका performa sales. Dash sale is a public sale. ये है auction. Some retailers rearrange products routinely to maintain their brand image. अब आते हैं हम MCQ पे. The display of goods is prioritized on the basis of manufacturers' competitiveness. Dash sale refers to sales made to other businesses rather than individual consumers. याद आया? B2B. इलेक्ट्रॉनिक सेल्स बेस्ड सेल्स में आप यूज करते हैं EDI, और इनडायरेक्ट सेल्स जो है जहां पे आप किसी थर्ड पार्टी को यूज कर रहे हैं सेल्स करने के लिए। फिर बात आती है ट्रू एंड फॉल्स की। B2B बिजनेस टू बिजनेस होता है, प्रोडक्ट सेक्शन वाइज रखे जाते हैं रिटेल आउटलेट में, और रिटेलर्स जो है उनको रीअरेंज नहीं करना पड़ता है टू डिस्प्ले सीजनल प्रोडक्ट्स, ये फॉल्स है। फिर आपके मैच द कॉलम्स हैं, ये आप खुद करके देखेंगे, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, और अगर कुछ भी दिक्कत आई तो आप जरूर पूछिएगा। इसके बाद आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स हैं। तो डायरेक्ट सेल्स क्या होते हैं, परफॉर्मा सेल्स क्या होता है, एजेंसी बेस्ड सेल्स क्या होते हैं, ऑक्शन सेल क्या होता है, रिपीट कस्टमर क्या होता है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग आंसर्स में वेरियस मेथड्स क्या हैं सेलिंग के, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द नीड फॉर अरेंजिंग द प्रोडक्ट्स इन अ रिटेल स्टोर, ये भी डिस्कस हो चुका है। आपके प्रोसीजर क्या रहते हैं प्रोडक्ट्स को अरेंज करने में, उसके स्टेप्स क्या हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे आपका प्रमोशन एक्टिविटीज, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, इन स्टोर एक्टिविटीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। तो आपके प्रमोशन एक्टिविटीज, तो वो एक्टिविटीज हैं जिससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रिटेलर कोई एक्टिविटी कर रहा है, प्रमोशंस कर रहा है। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले है, जब आप जहाँ पे सामान बेच रहे हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और इन स्टोर एक्टिविटी है, जब आप स्टोर में डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। ये ट्रेड इनकैंटिंग कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है, इसका कुछ मुझे अभी तक
मिला नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में। और फिर हम बात कर रहे हैं चेक योर परफॉर्मेंस। तो हमने मेथड्स ऑफ सेलिंग इन रिटेल भी देख लिया, और आप एक चार्ट बना सकते हैं इसमें, हाउ टू सेल इन डिफरेंट रिटेल फॉर्मेट्स, और आप प्रॉपर चेकिंग भी कर सकते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग की। तो इसके साथ ही सेशन 1 खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में सेशन 2 करेंगे।